नमस्कार साथियों, टीसीएम कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि पीएटी हो गया, सीयूईटी हो गया और एजी ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक होता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेल। इसको हम लगभग 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके एमसीक्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल, ठीक है, जिसको हम कोशिका भी बोलते हैं हिंदी में। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, पीईटी क्रैश कोर्स, ठीक है, जो कि 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट मानकर हम लोग ने लॉन्च किया है। इस कोर्स की जो विशेषताएं हैं वो कि इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की, और आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में यदि आपको मतलब बुक नोट्स चाहिए हों या फिर हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए हों तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है 20 मार्च से, जिसमें आप एनरोल कीजिए और अपनी पीएटी और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो हम बात करते हैं सेल के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो आज जो हम सेल पढ़ेंगे उसमें हमारे ये आउटलाइंस रहेंगी कि इन टॉपिक को हमें कवर करना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कोशिका का विकास की एवोल्यूशन कैसे हुआ कोशिका का। उसके बाद हम देखेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में कि कौन कौन से प्रकार होते हैं कोशिका के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कोशिका की संरचना को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसके बाद कोशिका के कार्य, कौन कौन से कार्य हैं, कौन से ऑर्गन्स कौन कौन से कार्य परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की। तो ये हमारे कुछ आउटलाइंस हैं जिन टॉपिक के बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट आउटलाइन के बारे में, जो कि कोशिका क्या है एक्चुअल में और यह कैसे, मतलब इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के बारे में, व्हाट इज सेल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, यदि बड़ी सी बिल्डिंग के बारे में हम बात करें तो वह छोटी छोटी सी ईंटों से मिलकर बनी होती है। जैसे छोटी छोटी सी ईंट मिलकर आपस में क्या बनाती है, एक दीवार बनाती हैं। दीवार मिलकर कमरे का निर्माण करती है। जब कमरे आपस में मिल जाते हैं तो एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण भी ऐसे ही होता है कि जो शरीर है छोटी छोटी सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो निर्माण होता है ऊतक का, और जब ऊतक आपस में मिल जाते हैं तो किसी एक अंग का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं तो निर्माण होता है अंग तंत्र का, और जब अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो वो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि विभिन्न कार्य को करने में सक्षम है, ठीक है। तो कोशिका जो क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने लगभग 1665 में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने क्या किया कि एक वृक्ष की छाल होती है जिसे ओक वृक्ष कहा जाता है या फिर सवर ट्री, इसकी उन्होंने एक छाल ली और उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा। उसको जब उन्होंने देखा तो उनको छोटे छोटे से कमरे के जैसे या फिर मधुमक्खी के छत्तों की जैसी संरचनाएं दिखाई दी। जब उन्होंने उसको देखा तो इस टाइप से उनको छोटी छोटी सी संरचनाएं दिखाई दी। इन संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका। इन्होंने जो खोज की थी वो मृत कोशिका की खोज की थी, और इनको उन्होंने नाम दिया क्या, सेल। सेल क्यों कहा, क्योंकि ये कमरे के आकार की लगती है, ठीक है। और लैटिन भाषा में सेल शब्द का अर्थ होता है स्मॉल रूम, इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद जब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की थी लगभग 1674 सन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोशिका की एक्चुअल में परिभाषा क्या होती है। तो जीवों की सबसे छोटी इकाई जो होती है, मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। मतलब हमारा शरीर है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है शरीर की, क्या, कोशिका। मतलब हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, और यह हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई भी है। क्यों है क्रियात्मक इकाई, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे जितने भी तंत्र हैं, तंत्र में जो श्वसन तंत्र है उसका काम होता है श्वसन करना, ठीक है। पाचन तंत्र का काम होता है पाचन करना, और उत्सर्जन तंत्र का काम है हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। तो
ये जो कोशिका है हमारे हर एक कार्य में भाग लेती है, श्वसन में भी भाग लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कोशिका है वो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। इसे साइटोलॉजी ही क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका का अन्य वैज्ञानिक नाम है साइटो। तो साइटो से बनता है साइटोलॉजी, ठीक है। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, तो साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। और कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटो, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब हम बात करते हैं कुछ कोशिकाओं के बारे में। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो कोशिका का नाम आता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। इसका अन्य नाम है PPLO, जिसका फुल फॉर्म होता है प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे छोटी कोशिका है। इसका साइज लगभग 0 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये सबसे छोटी कोशिका है। और अगर हम इसकी सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करें तो उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा है, जैसे हम ऑस्ट्रिच एग भी बोलते हैं। यह सबसे बड़ी कोशिका है। इसका साइज होता है 170 से लगभग 155 mm तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य के अंदर सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। तो ये दो कोशिकाएं हैं मनुष्य के अंदर। सबसे बड़ी कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती है अंडाणु। और अगर हम सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करें तो वो होती है तंत्रिका कोशिका, या फिर जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। ये अब ये जो सामने है ये न्यूरॉन दिख रहा है, मतलब ये एक तंत्रिका कोशिका है जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओवम। ये है फीमेल फर्टिलाइज, मतलब ओवम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के बारे में है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पर्म। ये शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तो ये कोशिका के बारे में हमने कुछ बात की, अंडाणु और तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन सा सिद्धांत दिया और किस सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक कोशिका, मतलब ओल्ड कोशिका सिद्धांत जो है, ओल्ड सेल थ्योरी है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो दो जर्मन साइंटिस्ट, जिनमें एक का नाम है स्लीडन और एक का नाम है श्वान, इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या कहा था? इनके अनुसार सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। मतलब प्रकृति में कोई भी जीव है, हर एक जीव कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। हर एक जीव है पहले एक कोशिका, फिर वो डेवलप होते होते बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो गया। जैसे हमारा शरीर है, एक छोटी सी कोशिका ओवम और स्पर्म से मिलकर बना है। उन्होंने तीसरी बात क्या कही थी कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर एक ही काम को संपन्न करती है। हर एक जो कोशिका होती है अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जब आपस में सभी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो एक निश्चित काम को करती हैं। जैसे कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो अवशोषण का काम करती हैं। अमाशय में हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो पाचन का काम करती हैं, बहुत सारे अम्लों का स्राव करती हैं, बहुत सारे एंजाइम का स्राव करती हैं, ठीक है। तो वैसे तो कोशिका स्वतंत्र है, लेकिन हम अगर बात करें जब कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो वो किसी एक काम को क्या करती हैं? संपन्न करती हैं। उसके बाद प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। हर एक कोशिका में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है मध्य में, जो क्या करता है? उस कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। उस कोशिका में होने वाले श्वसन और अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं सभी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये तो कोशिका सिद्धांत है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो कि इस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। जैसे तो हम बात करें विषाणु के बारे में, ठीक है। तो वायरस को के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। मतलब जब तक है किसी की बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी या फिर अदर एनिमल्स की बॉडी में है तब तक तो ये एक्टिव है, लेकिन जब तक बाहर है तब तक ये इनएक्टिव रहता है, यह क्रियाशील नहीं होता है। तो यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यह कोशिका के सिद्धांतों के नियमों का पालन नहीं करता है। उसी प्रकार प्रियन है, यह मनुष्यों में और पादपों में, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या करता है? जो तंत्रिका संबंधी रोग हैं उनके लिए उत्तरदायी रहता है। ऐसे ही एक वायरॉइड है, यह
पौधों में रोग के लिए उत्तरदायी है। और आगे हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं की, जैसे हम बोलते हैं आरबीसी। तो ये आरबीसी होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे ही कोशिकाएं हैं जो कि कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स लगाए गए हैं, ये वायरस का है, ठीक है। ये प्रियोइड का डायग्राम है, यहाँ पे आरबीसी हैं, ये आरबीसी दिख रही रेड कलर में। और हमारे एक्चुअल में हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन 2 ऐसे जीव हैं, ऊंट और लामा के बारे में अगर हम बात करें तो ऊंट और लामा के जो आरबीसी होती हैं उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं और आगे। अभी हमने बात की थी कोशिका सिद्धांत के बारे में, जो कि ओल्ड सेल थ्योरी है। एक आधुनिक कोशिका सिद्धांत है जो कि लगभग 1855 में रोडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चो ने दिया था, लगभग कब? 1855 में। तो प्रत्येक नई कोशिका, इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण जो है वो पुरानी कोशिका से होता है। प्रत्येक नई कोशिका किससे निर्मित होती है? पुरानी कोशिका से निर्मित होती है। उन्होंने क्या कहा था? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ही होता है कि प्रत्येक जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत है। तब हम आगे बात करते हैं कोशिका के विकास के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ सेल, कि कोशिका का विकास कैसे हुआ। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर जीवन पहले से मौजूद नहीं था। धीरे धीरे छोटे छोटे से फ्री एटम हैं, आपस में मिलते गए, कुछ पदार्थों का निर्माण हुआ, उन पदार्थों से फिर कोशिका का निर्माण हुआ। तो जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो तब पृथ्वी एक आग के गोले जैसी थी। उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन धीरे धीरे जो पृथ्वी है वो ठंडी होती गई, शीत युग आया, फिर बारिश हुई, फिर कुछ ऐसे फ्री एटम का निर्माण हुआ जिनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप के फ्री एटम का निर्माण हुआ। उसके बाद इन एटम ने आपस में क्रिया करके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप के थे, अकार्बनिक यौगिक, जैसे कि जल हो गया और NH3 अमोनिया है, H2 है और CO2 है। ये क्या है? ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि फ्री एटम से मिलके बने हुए हैं। उसके बाद ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आगे डेवलप हो गए, इन्होंने आपस में क्रिया की। रिएक्शन के बाद इन्होंने क्या किया? शुगर्स, फैटी एसिड और एमिनो एसिड एंड नाइट्रोजन बेस जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया। आपस में इन्होंने मिलकर ऐसे कंपाउंड का निर्माण किया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? शुगर्स जैसे हो गया, फैटी एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण किया। उसके बाद और जब ये विकसित हुए तो आगे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, जैसे पॉलीसैकेराइड हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया और न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। तो जब ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप हुए और विकसित हुए, इन्होंने और यौगिकों से क्रिया की, तो किसका निर्माण हुआ? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, जिसमें पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड जो न्यूक्लियोटाइड्स आदि सम्मिलित हैं। उसके बाद ये और डेवलप होके प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। जो प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स मतलब DNA हो गया, RNA हो गया, ये ऐसे पदार्थ थे जो कि आनुवांशिक लक्षणों का वाहन करते थे। मतलब जो प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कोशिका के बनने के पहले के मॉलिक्यूल्स, ये पहला चरण है। उसके बाद जब ये DNA और RNA है ये विकसित हो गए और आपस में मिलकर इन्होंने क्या किया? प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण किया। एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक का अभाव था, वास्तविक केंद्रक नहीं था इसमें, और मुख्य रूप से जो इसके कोशिकांग थे वो किसी झिल्ली युक्त नहीं थे, मेम्ब्रेन नहीं थी उनमें, तो ये पूरी तरह से विकसित कोशिका नहीं थी। उसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो आगे डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो गई? यूकैरियोटिक कोशिका में डेवलप होकर ये कन्वर्ट हुई। तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, इसका केंद्रक परिभाषित हो गया, एक विकसित केंद्रक हो गया। इसमें जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो पूरी तरह से विकसित हो गए। तो ये पूरी तरह से एक विकसित कोशिका का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि इनका मतलब ये किस प्रकार से होती हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिका को संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम
और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एक ऐसी कोशिका है जिसमें मुख्य रूप से ना तो यहाँ पे कोई केंद्रक है, विकसित केंद्रक नहीं है, इसमें जो पदार्थ है डीएनए पदार्थ है पूरी तरह से बिखरा हुआ है। लेकिन जब ये कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में डेवलप होती है तो इसमें एक विकसित केंद्रक आ जाता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। तो जब प्रोकैरियोटिक कोशिका डेवलप हो जाती है तो किसका निर्माण होता है? यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होता है। अब कोशिका की संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब हम पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं। तो हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्राथमिक और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। मतलब ऐसा केंद्रक जो कि प्राथमिक था, पूरी तरह से विकसित नहीं था, इसे हम लेस डेवलप्ड केंद्रक भी बोलते हैं, सेंट्रल, ठीक है, न्यूक्लियस या फिर लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्राथमिक विकसित केंद्र, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं था, अविकसित केंद्र था। यह कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स एंड लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। मतलब ये ऐसे कोशिकांग हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है। और इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम प्राप्त होते, मतलब पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक तो 70S और एक होता है 80S। तो दोनों में से इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और इसमें जो डीएनए पदार्थ होता है, जो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो गोलाकार होता है तथा एकल होता है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इसमें एकल संरचना युक्त डीएनए पदार्थ दिख रहा है। ये रेशों के जैसा एकल संरचना युक्त डीएनए पदार्थ है। उसके बाद इसमें जो झिल्ली युक्त वास्तविक केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। ये जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक तो होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता है। उसमें झिल्ली नहीं होती है केंद्रक में, पूरी तरह से पूरे मतलब परिभाषित नहीं होता है एक तरीके से। तो ये क्या है? अपरिभाषित केंद्रक होता है। और इस अपरिभाषित या फिर अविकसित केंद्रक को ही हम क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। एक अपरिभाषित केंद्रक होता है जिसकी ना तो कोई केंद्रक झिल्ली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। और अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की बात करें तो जीवाणु, बैक्टीरिया बोलते हैं, और नीली हरी शैवाल जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाती है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक कोशिका के। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है पूर्ण विकसित केंद्रक। यू का मतलब होता है विकसित या फिर पूर्ण विकसित, और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है एक ऐसी कोशिका जो कि पूरी तरह से विकसित हो गई, जिसमें अच्छे से एक विकसित केंद्रक था, अच्छे से जो मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनल थे। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम और गोल्जी ऑपरेटर, सभी प्रकार के केंद्रक इसमें उपस्थित होते हैं। उसके बाद इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम थे, उसमें थे 70S प्रकार के, लेकिन इसमें पाए जाते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम। और इसमें जो डीएनए होता है वो सीढ़ीनुमा संरचना में पूर्ण रूप से विकसित होता है। वहाँ पे डीएनए जो था वो एक प्रकार की सीधी संरचना में था, रेखित संरचना में था, एकल संरचना में था। लेकिन इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो डीएनए होता है वो सीढ़ीनुमा संरचना में पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें इस टाइप की संरचना बनती है डीएनए की, ऐसे सीढ़ीनुमा संरचना बनती है। अभी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। और तो इसमें क्या होता है? विकसित डीएनए होता है जो कि सीढ़ीनुमा संरचना में होता है। इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है तथा इसमें केंद्रिका भी उपस्थित होती है। ये जो मध्य वाला भाग होता है ना, केंद्रक में एक बीच में छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका। तो इसमें क्या होती है? केंद्रिका भी उपस्थित होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका का अभाव था। लेकिन यूकैरियोटिक जो ये कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रिका भी उपस्थित होती है, वास्तविक झिल्ली युक्त केंद्रक भी पाया जाता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो इसके एग्जाम्पल हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल एग्जाम्पल हैं किसके? यूकैरियोटिक कोशिका के। अब अभी तो हमने बात की संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं कि संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। तो संख्या के आधार पर कोशिका को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जो कि हैं एक तो एक कोशिकीय, या फिर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव।
ऐसे जीव जिसमें केवल एक कोशिका होती है, ऐसे जीव जिसमें एक कोशिका होती है फिर एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव, जिन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है सामने एक, ये है पैरामीशियम, ये है अमीबा, तो ये दोनों एग्जांपल किसके, एक कोशिकीय जीव के हैं। इसमें एक ही कोशिका होती है, ये पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। अब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की। तो ऐसे जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारा शरीर एक क्या है, मल्टी सेल्युलर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और आगे अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से इसमें कोशिकांग होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु कोशिका के बारे में। यहाँ पे सामने दो इमेज दिख रही हैं, ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, और ये है प्लांट सेल। दोनों में बस अंतर थोड़ा सा ही होता है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक दो ऑर्गन्स और होते हैं ऐसे जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। तो एनिमल सेल में सबसे जो आउटर वाली लेयर होती है, ये जो आपको येलो कलर से दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे एक बाउंड ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा होगा, ऑर्गेनल दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद हम बात करते हैं तो कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा अंदर पूरा लिक्विड होता है, पूरा लिक्विड तो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीव द्रव्य बोलते हैं। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो भागों में विभाजित होता है, इसमें एक तो होता है केंद्रक और दूसरा होता है क्या, साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है। अब इसमें छोटे छोटे से एक कण दिख रहे होंगे, इन कणों को हम बोलते हैं क्या, राइबोसोम। ये दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। उसके बाद केंद्रक के चारों ओर कुछ नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, इन संरचना को हम कहते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दिख रही है ना, ये संरचना जो है ये कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये होता है कि इसमें जो इसकी ऊपरी सतह है, इस पर राइबोसोम के छोटे छोटे से दाने चिपके हुए होते हैं, इसलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो यहाँ पे एक और ऑर्गेनल दिख रहा होगा आपको, ये लाइसोसोम है, जिसे कोशिका का सुसाइड बैग भी कहते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, ये वाला भाग जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोल्स मतलब केंद्रिका होती है। और इसमें जो धागेनुमा संरचना दिख रही है ना, इस संरचना को हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन। तो इतना तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका के बारे में। तो जिस तरीके से इसमें व्यवस्थित ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऑर्गेनल होते हैं, उसी तरीके से प्लांट सेल में भी ऐसे ही ऑर्गेनल होते हैं, बस एक दो ऑर्गेनल ऐसे हैं जो इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहलाता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन तो होती है, साथ में इसमें ऊपर एक और आवरण होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। यह कोशिका भित्ति का काम होता है क्या करना, कोशिका की बाहरी आवरण से सुरक्षा करना। उसके बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन इसमें अलग से एक और ऑर्गेनल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जैसी ये हरी संरचना दिख रही है ना, ये कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं, ये जो रिक्तिकाएं हैं, रसधानियां भी हम जिन्हें कहते हैं, ये रसधानियां इसमें बड़े आकार में पाई जाती हैं। जो प्लांट सेल होती है उसमें रसधानियां क्या होती हैं, बड़े आकार में पाई जाती हैं, लेकिन संख्या में कम होती है। और अगर हम बात करें जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में रसधानियां आकार में तो छोटी होती हैं लेकिन संख्या में बहुत अधिक होती है। तो ये प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है उनमें अंतर है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। तो ये कुछ अंतर हैं। अब हम बात करते हैं इन कोशिकाओं के जो कोशिकांग है, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे।
हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, कोशिका के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, जैसे हम सेल वॉल भी कहते हैं, यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। जो सेल वॉल है वो केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। मतलब जंतु कोशिकाओं में पादप जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। यह कोशिका को कठोर आवरण प्रदान करती है तथा कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। मतलब अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो जो पादप कोशिका है उसका जो दृढ़ आकार होता है या फिर उसका जो निश्चित संरचना होती है और बाहरी आवरण से उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है, वह होता है कोशिका भित्ति का। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। जो पादप कोशिका है या फिर प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इसकी प्रकृति पारगम्य होती है, मतलब जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी वह उसको अंदर आने देगी और जिनकी आवश्यकता नहीं है उसको बाहर भेज देती है। यह कहलाती है पारगम्य झिल्ली, एक प्रकार की ऐसी झिल्ली जो कि पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता प्रदान करती है। अब हम कुछ ऐसे जीवों के बारे में बात करते हैं जिनकी कोशिका भित्ति यहाँ पे नीचे दी गई है। तो जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। और अगर हम बात करें फंगस, इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। और अगर एल्गी की बात करें तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं या फिर कुछ कोशिका हैं जिनकी कोशिका भित्ति के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करें पादप कोशिका की तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेलुलोज की। और अगर हम बात करें किसकी, बैक्टीरिया की, तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फंगस की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। एल्गी की जो कोशिका भित्ति होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति है। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या होती है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यह जंतु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यह पादप एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कोशिका के चारों तरफ एक आवरण होता है या फिर एक महीन आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। मतलब कोशिका के चारों तरफ एक अत्यंत महीन पारगम्य झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसकी बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन की बनी होती है तथा जो मध्यवर्ती परत है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये 3 परतों में विभाजित होती है। एक तो बाहरी परत, एक आंतरिक परत और एक होती है मध्य की परत। तो जो बाहरी परत है और जो आंतरिक परत है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। जो मध्यवर्ती परत है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। या फिर इसको हम सम्मिलित रूप से ये भी कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, या लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। उसके बाद इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करना कि कौन सा पदार्थ कोशिका के लिए हानिकारक है और कौन सा लाभदायक है। तो जो लाभदायक पदार्थ हैं उसको कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है और जो हानिकारक पदार्थ हैं उसको बाहर कर देती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या करती है, ऐसे पदार्थों का चयन करती है जो कि कोशिका के लिए लाभदायक है। और आगे अगर हम बात करें तो जीव इसी की सहायता से भोज्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। मतलब अगर कोई जीव है उसको श्वसन करना है, श्वसन के लिए जो भी पदार्थ आवश्यक हैं इसी के द्वारा वो क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। भोजन बनाने के लिए या फिर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन पदार्थों को वह इसी झिल्ली की सहायता से ग्रहण करता है। और इस ग्रहण करने की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण कोई भी कोशिका है उसकी झिल्ली के द्वारा पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के बारे में और आगे देखते हैं क्या है। कोशिका के अंदर इस झिल्ली से घिरे हुए भाग में एक द्रव भरा होता है। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाले भाग में एक द्रव भरा होता है जिसे हम बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव। इसे साइटोप्लाज्म नहीं कहा जाता, इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, एक तो केंद्रक द्रव होता है और एक होता है कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव जैसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और कोशिका द्रव जैसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब जो केंद्रक वाला भाग है, पर केंद्रक के अंदर वाला भाग है, उसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो बाहर वाला भाग है जिसमें अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, और जितने भी कोशिकांग हैं वो सभी किसमें उपस्थित होते हैं? कोशिका द्रव में। लेकिन केंद्रक द्रव में केंद्रिका और जो गुणसूत्र होते हैं वो सभी उपस्थित होते हैं। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि जब कोशिका अल्प परासारी मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होती है, अर्थात विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर जल की सांद्रता से अधिक होती है। मतलब जैसे मान लो ये कोई बर्तन है, इसमें आपने द्रव भर दिया, इस तरीके से आपने इसमें कोई लिक्विड भरा और इसके अंदर कोशिका भर रख दी। अब इस कोशिका की जो सांद्रता है वो क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर जल की सांद्रता से अधिक है। अगर मतलब ये जो बाहर जल है, इस जल की सांद्रता कोशिका के अंदर वाले सांद्रता से क्या है? अधिक है, तो कोशिका का जो अंदर वाला भाग है वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। कैसे फूल जाएगा? यहाँ से जो द्रव है वो अंदर की ओर प्रवेश करेगा, जब द्रव अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब कोशिका अल्प परासारी विलयन मतलब हाइपोटेनिक सॉल्यूशन विलयन में होती है, अर्थात विलयन की जो सांद्रता है कोशिका की सांद्रता या कोशिका के अंदर जल की सांद्रता से क्या होती है? अधिक होती है, तो परासरण के कारण कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। तथा अगर यदि अति परासारी विलयन में है, मतलब इसका उल्टा है, तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम जब रात में किशमिश को पानी में भिगो के डालते हैं तो सुबह क्या हो जाती है? फूल जाती है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे लागू होता है कि जैसे अगर बाहर की जो सांद्रता है, बाहर की सांद्रता क्या है? अधिक है। बाहर जल की सांद्रता अधिक है अंदर की तुलना में, तो बाहर से जल कहाँ प्रवेश करेगा? अंदर प्रवेश करेगा, जिसके कारण कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। लेकिन यदि बाहर की जो सांद्रता है वो अंदर की सांद्रता से कम है, बाहर जो जल की सांद्रता है वो अंदर जल की सांद्रता से क्या होगी? अगर कम होगी तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अंदर है द्रव वो बाहर की ओर क्या करेगा? गति करेगा, तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। लेकिन यदि कोशिका संपरासारी विलयन में रखिए, यदि कोशिका को हम किस में रखें? संपरासारी विलयन में रखें, तो यह क्या हो जाएगी? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर का जो सांद्रता है बाहर की सांद्रता से क्या है? समान है। तो ये नोट पॉइंट है, कभी कभी इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम और आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है? तो वास्तविक में अगर हम केंद्रक के बारे में बात करें, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसकी खोज लगभग सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। यह पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो केंद्रक होता है वो पादप एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसमें जो डीएनए, आरएनए तथा गुणसूत्र आदि उपस्थित होते हैं। जो केंद्रक होता है, केंद्रक के आंतरिक भाग में डीएनए उपस्थित होता है, आरएनए उपस्थित होता है और गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं, अब डीएनए, आरएनए हैं, इन्हें हम आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। तो ये जो केंद्रक है वो इन पदार्थों का क्या करता है? भंडारण करता है। यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित भी करता है। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। मतलब कोशिका में जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे श्वसन और अन्य उत्सर्जन, अवशोषण जैसी अन्य सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। अब इस केंद्रक के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले केंद्रक कला, उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक द्रव की, उसके बाद केंद्रिका, फिर क्रोमेटिन धागे। तो इसके 4 भाग होते हैं केंद्रक के। इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे जो बाहर दिख रहा है ये एक आवरण है। ये जो आवरण है ये कौन सा आवरण है? इसे हम बोलते हैं केंद्रक कला। ये जो आवरण है, बाहरी आवरण है, इसे हम बोलते हैं केंद्रक कला। और यहाँ पे जो धागे दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन धागे। ये जो छोटे छोटे से धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे। और कोशिका का ये जो अंदर वाला भाग है इसे कहा जाता है केंद्रिका। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। और इसमें ये जो धागे जिसमें तैरते हुए दिख रहे हैं
यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या? केंद्रक द्रव। यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। तो ये हमारा केंद्रक है कोशिका का, जिसमें बीच में होता है केंद्रिका। इसके चारों तरफ क्रोमेटिन धागे ऐसे फैले हुए होते हैं और वो समाहित होते हैं किसमें? केंद्रक द्रव में। और चारों तरफ से यह केंद्रक कला से क्या होती है? घिरी होती है। तो ये केंद्रक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं और बाकी इसका जो आगे वाला पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी हो जाता। तो इसके आगे जो भी कोशिका के जो कोशिकांग हैं उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे पार्ट 2 में। तो वो जल्दी पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा। और यदि आपको अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है पीएटी के लिए, 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो मात्र 2 से 3 महीने में हम आपको पूरी तरह से पीएटी के क्रैश कोर्स है वो प्रदान कर रहे हैं। उससे आप तैयारी कर सकते हैं। आपको उसमें ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव लेक्चर एंड रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेंगे। और यदि आप हार्ड कॉपी नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, आपको हार्ड कॉपी नोट्स होम डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के भाग को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।